सो वेलकम गाइस टू द इनविजिबल गुरु। आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो थर्ड ईयर का सिलेबस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो काफ़ी नया और यूनिक चैप्टर है ये। ठीक है, और काफ़ी लेंथी भी है, तो हर बार की तरह हम इसको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे, बट ऑब्वियस राइट। तो सबसे पहला हमें ये सीखना होगा कि ये बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। ठीक है, अब इसे हम समझते हैं। तो स्टॉक बायबैक रेफर्स टू द रीपर्चेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक बाय द कंपनी दैट इशूड देम। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो बायबैक का मतलब ये होता है कि जहां पर जिस कंपनी ने अपने शेयर्स को बेचा था वो कंपनी उस शेयर्स को वापस खरीद रही है। ठीक है, यानी एक ही कंपनी जिसने अपने शेयर्स मार्केट में बेच दिए थे वो अपने ही शेयर होल्डर से उन शेयर्स को वापस ले रहा है, स्टॉक्स यानी शेयर्स। इसी को ये लोग क्या कहते हैं, बायबैक। बायबैक कब होता है? अब बायबैक occurs when the issuing company pays the shareholders the market value per share and reabsorb that portion of its ownership that was previously distributed among the public and private investors। तो ये भी तो वही मीनिंग निकल के आ रहा है, तात्पर्य इसका भी सेम ही है दोस्तों, कि जो शेयर्स हमने मार्केट में बेच दिए थे, ठीक है, एज ए कंपनी, हम उसी शेयर्स को अपने शेयर होल्डर से रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं या उसे वापस परचेज कर रहे हैं। और जैसी बात है, हमने जो शेयर्स पे बेचा था उससे 1 या 2 रुपया या कुछ परसेंट हायर पे ही हमें उसे वापस खरीदना पड़ेगा। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंग बैक द शेयर्स अगेन फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन एज बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ए कॉर्पोरेट एक्शन इन विच अ कंपनी बायबैक इट्स शेयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद कई बार ये होता है कि जब हम बायबैक करते हैं तो एज ए कंपनी जो हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी नंबर बट ऑफ शेयर्स के अंदर कम हो जाएगी। लाइक 100 शेयर होल्डर्स थे, 100 शेयर होल्डर्स ने 100 शेयर्स लिए थे, 20 हमने बायबैक कर लिया, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है ये रिड्यूस हो जाएगा। ये पॉइंट हमने क्यों रेस किया आपको आगे ज़रूर पता चलेगा। ठीक है, और होता ये है क्या, फॉर एन एग्जाम्पल कंपनी में 200 शेयर्स थे, 100 कंपनी के खुद के थे, 100 कंपनी के शेयर्स थे, राइट, और बचे हुए 100 शेयर कंपनी ने मार्केट में बेच दिए थे। तो 50-50% का ओनरशिप था, 50% जो है पब्लिक का था, 50% कंपनी का था। अब मैंने क्या किया, 20 शेयर्स और बायबैक कर लिए। अब कंपनी के पास 120 हो गए, मार्केट में 120 से बचा 80 शेयर्स हो गया। तो हुआ क्या, कंपनी का जो ओनरशिप का प्रोपोर्शन है वो बढ़ गया। ठीक है, ये भी एक रीज़न है, मेन रीज़न है बायबैक का। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स को देखेंगे तो स्टॉक प्राइस हैज अंडर परफॉर्म इट्स कॉम्पिटिटर स्टॉक even though it has a solid year financially. To reward the investor and provide a return to them, the company announces a share buyback program to repurchase 10% of its outstanding share at the current market price। सरल भाषा में समझे तो जैसे दो कंपनी है ए और बी, ठीक है, आप ऐसा कर लो कि भाई बी जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, ए भी कर रही है, लेकिन ए के स्टॉक्स ने बी के स्टॉक से मुकाबले परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम दी। ठीक है, स्टॉक प्राइस थोड़ा सा जो इसका कम चल रहा है। अब इन्वेस्टर्स अगर देखे जाएंगे, दोनों कंपनी को कंपेयर करेंगे ए और बी को, वो तो सिर्फ सीधा बी की तरफ भागेंगे। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स को पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। लेकिन अब ए कंपनी भी अपने शेयर होल्डर्स को छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है, उनको रिवॉर्ड करने के लिए, उनको रिटर्न्स प्रोवाइड करने के लिए कंपनी ने क्या बोला, चलो भाई हम बायबैक कर लेंगे। अब आप बोलेंगे बायबैक से प्रॉफिट कैसे हुआ, तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि बायबैक जो होगा, जो रेट में खरीदा था उससे हायर प्राइस पे ही है। यानी अगर शेयर 10 रुपये के बिके हैं तो बायबैक 12 रुपये तक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो 2 रुपये तो फायदा ही हो रहा है, इससे इन्वेस्टर्स भी खुश रहेगा। ठीक है, और कंपनी का भी काम बन गया। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि बायबैक का शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट है, या शेयर होल्डर ही नहीं, ओवरऑल क्या बेनिफिट्स होते हैं बायबैक के। ठीक है, तो 6 रीज़न है यहाँ पे, और भी बहुत सारे रीज़न होंगे, 6 रीज़न है। ठीक है, मेन सबसे पहला, लॉट्स ऑफ कैश बट फ्यू प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट इन। कंपनी के पास बहुत पैसा है, बहुत, लेकिन आप देख रहे हैं मार्केट एकदम ठप है, कोई काम नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। ठीक है, बुक बिल्डिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, बुक ऑर्डर्स नहीं आ रहे, कंपनी के बुक्स बहुत वीक है। क्या करें, तो चलो बायबैक कर लेते हैं। कम से कम आपका जो शेयर है, आपका जो कंट्रोलेबल शेयर है, वो एटलीस्ट बढ़ जाएगा, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। राइट, प्रोजेक्ट्स तो है नहीं, इन्वेस्ट करोगे लॉस होने का चांसेस है, इससे अच्छा अपना पैसा अपने ही लोगों तक रहेगा। सेकेंड रीज़न होता है, ये टैक्स इफेक्टिव तरीका है। ठीक है, लोगों को प्रॉफिट पहुंचाने का, अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देना चाहते हो तब बायबैक कर लो। ठीक है, दैट इज मोर टैक्स एफिशिएंट मेथड। फिर थियोरेटिकली अगर देखा जाएगा तो बायबैक टेंड्स टू इंप्रूव द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के वैल्यूएशन में फर्क पड़ेगा, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी कैन सिग्नल दैट द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। ये भी एक तरीका होगा जहाँ से ये पता चलेगा भाई अपने जो स्टॉक है
वो अंडर वैल्यूड हो चुके हैं। अंडर वैल्यूड मतलब जो उनकी रेट होनी चाहिए थी उससे काफ़ी नीचे रेट पे परफॉर्म कर रहा है स्टॉक्स। पांचवा रीजन होता है रिटर्न कैश टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। भाई किसने पैसा लगाया कंपनी में? शेयर होल्डर्स ने लगाया, उन्हीं का पैसा लेके हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस को एक बड़ी कंपनी बनाई। अब वक्त आ गया कि उनका पैसा उनको रिटर्न किया जाए, लेकिन कैसे वापस करें? चलो बायबैक कर लेते हैं, उनसे शेयर वापस ले लो, उनका पैसा उनको वापस दे दो, उनको भी रिटर्न होगा, उनको प्रॉफिट होगा और इसमें कंपनी का भी फायदा है, कंपनी के कंट्रोल्स कंपनी में बने रहेंगे। ठीक है। और लास्ट रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट कैन हेल्प द प्रोमोटर्स टू कंसोलिडेट द स्टेक इन द कंपनी। प्रोमोटर्स भी चाहें तो अपने शेयर्स को कंसोलिडेट इस कंपनी में कर सकते हैं बायबैक के जरिए। लोगों के शेयर्स के जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ते हैं, कम होते हैं। प्रमोटर्स अपना शेयर बढ़ा भी सकते हैं, प्रमोटर अपना शेयर कम भी कर सकते हैं, जैसे उनका जो लॉजिक होगा, जो उनका प्लानिंग होगा, उस हिसाब से ये एक तरीका है जहाँ पे अपने शेयर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बायबैक के कुछ रीजंस हैं। हाँ, हालांकि सम करते हो इन रीजंस का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है। अब बायबैक करने के कुछ तो कंडीशंस होंगे, ऐसे ही नहीं होता कि हमने मन आया हमने बायबैक कर लिया, कुछ कंडीशंस हो गए बायबैक करने के, तो उसे भी देखना पड़ेगा। अब सेक्शन 77A सब सेक्शन 2 इस कंडीशंस के बारे में आपको डिटेल देगा कि भाई बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बायबैक का मेंशन होना काफ़ी ज़रूरी है। जब तक वो ऑथराइज नहीं होगा कंपनी कैन नॉट डू बायबैक। दूसरा होता है स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत है हमें जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स के थ्रू, तभी हम बायबैक कर सकते हैं। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है तो बायबैक विल नॉट बी पॉसिबल। और भी रीजंस है, ठीक है, और भी कंडीशंस है इसके। द अमाउंट ऑफ टोटल पेमेंट टू द बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर इन ईयर शैल नॉट एक्सीड द एग्रीगेट ऑफ 25% ऑफ पेड अप कैपिटल इन द फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास 100 रुपये का कैपिटल और फ्री रिजर्व है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बायबैक कर सकता है? 100 का 25% कितना हुआ? कैलकुलेट लीजिए, 25% निकालिए, आंसर आएगा 25, यानी 25 रुपीज़ से ज़्यादा बायबैक एक बार में पॉसिबल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्स में काम आता है ये सम करते हो। और उसके बाद जो कंडीशन है कि बायबैक करने के बाद जो डेप्थ इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक नॉर्म है जो सेट किया गया है, भाई डेप्थ इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद एक और कंडीशन ये आती है कि 2 तरीके के शेयर्स होते हैं। इक्विटी प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फुल्ली पेड अप एंड पार्टली पेड अप शेयर्स की। तो बायबैक सिर्फ उन्हीं शेयर्स का पॉसिबल होगा जो शेयर्स फुल्ली पेड अप होंगे। पार्टली पेड अप शेयर्स का बायबैक करना पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है। अब प्रोहिबिशन ऑन बायबैक भी है कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर, ये आपको सेक्शन 77 सबसेक्शन बी में मिल जाएगा। ठीक है, कि भाई कोई भी कंपनी चाहे तो अपने शेयर, देखिए लिख सकते हैं, नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज इन ओल्ड शेयर्स। आप अपने शेयर खुद नहीं खरीद सकते। ठीक है, इसका मतलब हम समझते हैं थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी। ठीक है, यानी मैं किसी अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू शेयर्स को नहीं खरीद सकता हूँ, या मैं अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू भी शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकता, या मैं किसी इन्वेस्टमेंट फर्म या ग्रुप इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू भी इसका बायबैक नहीं कर सकता। ये प्रोहिबिशंस हैं इसके, ठीक है, विच आर नॉट अलाउड। फिर गवर्नमेंट हैज अलाउड द फॉलोइंग रिलैक्सेशंस। कुछ गवर्नमेंट ने भी रिलैक्सेशन बायबैक करने में दी हुई है। उनमें से हम पढ़ते हैं कि पहला तो मोरेटोरियम ऑन अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स आफ्टर अ बायबैक डील हैज़ बीन डिक्रीज्ड टू 6 months फ्रॉम 24 months ऑफ अर्लियर। इसका मैं मीनिंग आपको बता दूं कि अगर कंपनी में एक बार बायबैक हो गया तो कंपनी दोबारा शेयर्स जो है, फ्रेश इशू जो है शेयर्स का, वो 24 महीने के बाद कर सकती थी पहले, लेकिन अब वो रूल चेंज हो चुका है। अब हम अगर से आज मैंने बायबैक कर लिया तो आज से 6 महीने बाद मैं कंपनी में चाहूँ तो दोबारा वापस शेयर बेच सकता हूँ, लेकिन 6 महीने तक मैं शेयर्स को वापस नहीं बेच सकता। दैट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है। दूसरा ये होता है कि कंपनीज आर अलाउड टू बायबैक अप टू 10% ऑफ द शेयर एनुअली विथ ओनली बोर्ड अप्रूवल। सिर्फ बोर्ड का जो अप्रूवल लेंगे आप तो 10% तक का शेयर बायबैक कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट इन अ ईयर अ कंपनी विल बी अलाउड टू बायबैक up to 10% of इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व विदाउट सीकिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो हमने पिछले वाले कंडीशन में क्या देखा था, भाई स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है, लेकिन अगर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लिया है तो 10% तक बायबैक कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन हमने पास करवाया है तो हमें 25% तक के बायबैक करने की परमिशन गवर्नमेंट ने दे रखी है। ठीक है। अब बायबैक ऑफ शेयर्स विद बोर्ड्स अप्रूवल विल बी अलाउड ओनली इन अ पीरियड ऑफ 12 months। This means that buyback process with only board's approval will be allowed to repeat year after year। इस साल अगर आपने बिना रेजोल्यूशन के बायबैक कर लिया तो सीधा अगले साल आपको मौका मिलेगा बायबैक करने का। ठीक है।
ये प्रोसेस को आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। ये भी इसके कुछ जो है रेस्ट्रिक्शंस है इसके अंदर, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो कभी भी, अभी देखिए ये तो क्या होता है एक छोटा सा टेक्निक है सॉल्व करने का। हम अगर आप वीडियोस को फॉलो रखेंगे, आप इसमें लिंक बना के रखेंगे तो आपको आगे समझेगा। जब हम बायबैक को सॉल्व करते हैं, थियरेटिकल हो गया, अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो बायबैक को सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन को यूज़ करना चाहिए। जो इक्वेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मार्केट में और बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। मेरा तरीका अकाउंटिंग इक्वेशन का ये रहा। हम दो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को लिखा जाएगा इक्विटी शेयर टू बी बायबैक इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। प्रीमियम ऑन बायबैक इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि इक्वेशन नंबर 1 में हमें फेस वैल्यू लिखना है इक्विटी शेयर टू बायबैक के इधर, और प्रीमियम ऑन बायबैक के अंदर प्रीमियम लिखना है। इसका मतलब क्या होता है? पूछेंगे सर इसका मतलब तो बताइए। तो भाई 10 रुपये का शेयर था, 12 रुपये में कंपनी बायबैक कर रही है, कंपनी 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है। लोग बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम है। नहीं भाई साहब, सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर इशू करते वक्त होता है। ये शेयर इशू नहीं हो रहा है, ये शेयर बायबैक हो रहा है। समझ रहे हो? शेयर बेच नहीं रहे हमने बेचा शेयर वापस ले रहे हैं। तो अब जो हम प्रीमियम ले रहे हैं, दे रहे हैं प्रीमियम, उसको 2 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट था, उसको ही प्रीमियम ऑन बायबैक बोला जाता है। तो 10 का शेयर 12 में लिया तो इक्वेशन 1 में 10 लिखेंगे, इक्वेशन 2 में 2 रुपये लिखेंगे। अब ये 2 रुपये हमें लोगों को पे करना है, ठीक है। वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे? एज पर द कंडीशंस वो पैसा हम सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज़ कर सकते हैं या डिविजिबल प्रॉफिट से यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। और पहले इक्वेशन में क्या है इक्विटी शेयर टू बायबैक में कि भाई हमें 10 रुपये देना है। 10 रुपये हम कहाँ से लाए? तो 10 रुपये के लिए आप फ्रेश इशू कर सकते हो। आप कंपनी के शेयर्स को बेचो, दूसरे किसी शेयर्स को वहाँ से पैसा लेकर आओ, या तो आप डिविजिबल प्रॉफिट का इस्तेमाल करो, ठीक है। ये इस तरीके से दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। इसका जो प्रैक्टिकल है कि इसको रियल लाइफ में सॉल्व कैसे करेंगे, ये हम अपने आने वाले एग्जाम्पल और वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे, लेकिन ये इक्वेशन समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आगे बढ़े तो यहाँ पे आता पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड कि भाई इक्वेशन नंबर 2 इज ऑलवेज सॉल्व फर्स्ट। ये आपको समझेगा, जब प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन वाला वीडियो में अपलोड करूंगा तो आपको बरोबर समझेगा कि भाई सॉल्व करते हमेशा सेकंड वाले को पहले सॉल्व करो और फर्स्ट वाले को बाद में। ऐसा क्यों करना है ये मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा इसके अंदर। फिर डिविजिबल प्रॉफिट यूज्ड इन इक्वेशन 1 शुड बी कंपल्सरीली ट्रांसफर टू CRR यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये जो पहले इक्वेशन के अंदर आपको डिविजिबल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, फ्रेश इशू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट, इस डिविजिबल प्रॉफिट को कंपल्सरी हमें ट्रांसफर करना है CRR में, चाहे क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो। थर्ड चीज क्या रखनी है भाई, इक्वेशन नंबर 2 शुड ऑलवेज बी रिटर्न ऑफ इन द जर्नल एंट्री। मतलब प्रीमियम ऑन बायबैक जो है वो हमेशा राइट ऑफ होगा बिना क्वेश्चन के बोले। फिर इफ फ्रेश इश्यूज गिवन देन डिविजिबल प्रॉफिट विल बी बैलेंसिंग फिगर एंड वाइस वर्सा। तो इसका क्या मतलब हुआ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हम इक्वेशन 1 सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन हमें 10 रुपया चाहिए था, राइट, इक्वेशन 1 में। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है 7 रुपये का फ्रेश इशू होगा, तो हम कैसे करेंगे? 10 रुपीज इक्वल टू 7 यानी फ्रेश इशू 7 रुपये का। कितना कम पड़ा? 3 रुपया। तो 3 रुपये ले लो डिविजिबल प्रॉफिट से। समझो डिविजिबल प्रॉफिट में 100 रुपये, बट हमने वहां से 3 रुपये लिए क्योंकि फ्रेश इशू हमारे पास 7 रुपये का ऑलरेडी था। अब सेकंड केस में इक्विटी शेयर समझो 10 रुपये का बायबैक करना है, फ्रेश इशू क्वेश्चन में दिया नहीं है और डिविजिबल प्रॉफिट 5 रुपये है या डिविजिबल प्रॉफिट 7 रुपये है समझो। तो अब हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर टू बायबैक इक्वल टू, ये तो डैश हो गया तो ये नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, प्लस डिविजिबल प्रॉफिट का 7 रुपया। तो कैसे दिख रहा है? 10 इक्वल टू 0 प्लस 7, 3 रुपया कम पड़ रहा था। 3 रुपये का क्या करेंगे? फ्रेश इशू। इसको प्रैक्टिकली मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ये कंडीशन है फिलहाल जो हमें याद रखनी है अकाउंटिंग इक्वेशन में, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट ऑफ प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि हम लिस्ट दिखाऊंगा मैं आपको प्रॉफिट का। ये जो रेड में आप देख रहे हैं ये सारे डिविजिबल प्रॉफिट है, जो ब्लैक में आप देख रहे हैं ये सारे नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स है। अगर आपने ध्यान से इक्वेशन को देखा होगा तो यहाँ पे दोनों जगह डिविजिबल प्रॉफिट की जरूरत है। तो हमें तो ये करना पड़ेगा कि हमें या तो डिविजिबल या तो नॉन डिविजिबल दोनों में से किसी लिस्ट को याद रखना होगा। मर्जी आपकी, अगर आप डिविजिबल याद रखेंगे तो बेटर है, नॉन डिविजिबल याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में पता होगा भाई इस रिजर्व को हाथ नहीं लगाना है। द चॉइस इज योर्स। आप ये लिस्ट में से देख के प्रॉफिट्स की लिस्ट को याद कर सकते हैं कि आपको कौन सा याद करना है। डिविजिबल प्रॉफिट याद करना काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा, ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी बात, ठीक है, कि बायबैक को कैसे प्रैक्टिकली सॉल्व किया जाएगा। इसमें और भी चीज़ें हैं समझने के लिए, राइट। अगर हम फाइनल अकाउंट्स वगैरह करते हैं तो बैलेंस शीट होती है, जर्नल एंट्री होती है। तो अपने आने वाले वीडियो में हम फाइनल अकाउंट्स के जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट को समझेंगे। उसके बाद हम कुछ इक्वेशन सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे जाके टेक्स्ट बुक के सम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक जो भी आपने सीखा, समझा, सुना, अगर आपको सब कुछ क्लियर है या उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइए, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा बी फ्री टू आस्क। थैंक यू एवरीवन।